इसके बाद आदरणीय आशुतोष जी को मैं नम्र विनंती करता हूँ कि आप अपनी बात रखें और माध्यमों पे जो शंका सवाल पैदा होता है उसके बारे में हमें रूबरू करें। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरे साथ बहुत जयकारा लगाइएगा और आवाज बुलंद रखिएगा। जय ज्योति, जय भीम, जय ज्योति, जय भीम। दोस्तों, मैं देश के बहुत कोने कोने में गया हूं, बहुत सी मैंने रैलियां एड्रेस की है, एक पत्रकार के तौर पर भी और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर भी। लेकिन इतनी अनुशासित और इतने धैर्य के साथ वक्ताओं को सुनते हुए मैंने पहले कभी नहीं, इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं इस यवतमाल की इस धरती को प्रणाम करता हूं। इतनी प्रबुद्धता, इतनी समझदारी और इतना अनुशासन विरले ही मिलता है। लेकिन हकीकत यह है, यकीन के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज जब मैं आपके सामने मुखातिब हूं तो मैं नर्वस भी हूं और थोड़ा डरा हुआ भी हूं। नर्वस इसलिए हूं क्योंकि इतनी प्रबुद्ध जनता के सामने बोलना आसान नहीं होता, और डरा इसलिए हूं क्योंकि पता नहीं किसकी भावनाएं आहत हो जाए, पता नहीं कल कौन मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे। आजकल बहुत आसानी से किसी की भावनाएं आहत हो जाती है, और मैं कभी कभी सोचता हूं कि शायद अगर कबीर आज जिंदा होते तो इतने मुकदमे उनके ऊपर होते कि शायद वो बाहर ही नहीं आ पाते। क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं, कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अब किसी की इतनी हिम्मत हो जाए जो खुदा के बारे में कहे कि बहरा हो गया, तो सोचिए किसकी भावनाएं हाथ हो गई होंगी। और ये कहा गया होगा कि देखिए तो धर्म एक खास धर्म का विरोधी है। लेकिन जब थोड़ा आगे आप सुनेंगे कबीर के, तो कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो दूसरे धर्म वालों की भावनाएं हाथ हो जाते, वो मुकदमा कर देते उनको। तो हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां कबीर के होने का कोई अर्थ नहीं, जहां युग प्रवर्तक कबीर के होने का कोई अर्थ नहीं है। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं कि 500 साल बाद, 500 साल पहले ये बातें कहना, जब हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं था, जब हिंदुस्तान में कहा जाता था कि हिंदुस्तान में विचारों की आजादी नहीं थी, क्योंकि लोकतंत्र तो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की देन है। जब राजशाही हुआ करती थी, जब राजा महाराजा सुल्तान हुआ करते थे, तब किसी ने उनको जेल में नहीं डाला, किसी ने उनके खिलाफ FIR नहीं किया, और किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम मेरी भावनाओं को, मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत करते हो। लेकिन आज मेरे जैसे शख्स को भी डर लगता है। इसलिए मैं बोलने के पहले 10 बार सोचता हूं, ये बोलूं या ना बोलूं, वो बोलूं या ना बोलूं। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बोलने से कुछ हिंदू भाइयों की भावनाएं हाथ हो जाए। हो सकता है मेरे कहने से मुसलमान भाइयों की भावनाएं हाथ हो जाए, और पता नहीं किसी ईसाई भाई की भावनाएं हाथ हो जाए। तो अगर आपको बोलने के पहले 100 बार सोचना पड़े, शब्दों के चयन में अगर आपको सोचना पड़े, तो मान लीजिए हिंदुस्तान का भविष्य सुरक्षित नहीं है।
ये वो मुल्क नहीं है जिस मुल्क के लिए ये हिंदुस्तान जाना जाता था। इसी मुल्क में बाबा साहब अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी किताब लिखी थी। तब तो किसी ने उनके खिलाफ मुकदमा नहीं किया, लेकिन क्या आज वो किताब लिखी जा सकती है? मैं आप सब लोगों से सवाल पूछता हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या बाबा साहब अगर आज होते तो क्या ऐसी किताब वो लिखते, और लिखने के बाद क्या उनके मुकदमे नहीं दायर होते? तो ये एक सवाल है आज हमारे सामने, और हम कहते हैं बड़े गर्व के साथ कि हम लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं। हमारा संविधान हमारे लिए बाइबल है, गीता है, कुरान है। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं। अगर हमारा संविधान हमारी धार्मिक पुस्तक है तो फिर हमें बोलने के पहले क्यों सोचना पड़ेगा? मैं नहीं कहता कि बोलने का मतलब यह है कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोले। बोलने की एक गरिमा होती है, उसकी एक शालीनता होती है, उसकी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन तो होना चाहिए। लेकिन अगर एक पत्रकार अगर लिखने के पहले सोचने लगे कि काश मैं ये लिखूं कि ना लिखूं, पता नहीं कौन से हुक्मरान नाराज हो जाए, और पता नहीं किस पत्रकार को कौन सी धारा लगाकर न जाने कितने साल के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया जाए, और फिरदौस मिर्जा साहब की कोशिश के बावजूद भी उसको कई साल तक बेल न मिल पाए। ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस हाथरस की बात अभी मिर्जा साहब ने कही थी, एक पत्रकार केरल से निकला, उसको रिपोर्ट करने जाना था, वो भी आधे रास्ते में था कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और आज तक उसको जमानत नहीं मिली। साल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन अजीब विडंबना देखिए कि वो लोग जो अपनी गाड़ी से न जाने कितने लोगों को कुचल देते हैं, जिनको अपनी सरकार की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो कहती है कि ये प्राइम सस्पेक्ट है, उनको बेल मिल जाती है। और उस दिन बेल मिलती है जिस दिन पहले राउंड का पोलिंग होती है। तो जो कत्ल का आरोपी है, जो तस्वीरें सब आदमी ने देखी, हर व्यक्ति ने देखी, उसको इस मुल्क में तो बेल मिल जाता है, और जिसके ऊपर कोई आरोप साबित ही नहीं हुआ, जो अपनी से रिपोर्ट फाइल करने जा रहा था, वो अभी भी जेल के अंदर बंद है। तो क्या ये समानता है? क्या ये समता है? क्या ये बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान है? क्या कुछ लोग बाकी लोगों से ज्यादा समान हो गए? और मुझे याद आता, बाबा साहब से सवाल पूछा गया था जब संविधान बना था, और जब सबको संविधान के मुताबिक बराबरी और समता का अधिकार मिला था, तब उनसे पूछा गया कि बाबा साहब, अब तो हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र आ गया, अब तो सब बराबर है। तो बाबा साहब ने कहा था, राजनीतिक समानता तो आ गई है, और राजनीतिक समानता का मतलब यह होता है कि चाहे मुकेश अंबानी हो या गौतम अडानी या उनके दफ्तर में काम करने वाला कोई चपरासी, सबके पास एक ही वोट है। दो वोट नहीं है कि अगर मुकेश अंबानी के पास लाखों करोड़ों हैं तो उनके पास दो वोट हो जाए, ऐसा नहीं। और उनके दफ्तर में काम करने वाले चपरासी जो चंद रुपए पाता हो, उसका वोट आधा, ऐसा नहीं। सबको बराबर, कानून की नजर में सब बराबर, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक सब बराबर। ऐसा नहीं कि अगर कोई कत्ल करके जाएगा तो अगर मुकेश अंबानी ने किया तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं इनको छोड़ दीजिए भाई, ये ऐसा नहीं। ये था भारत का संविधान। लेकिन बाबा साहब ने कहा, राजनीतिक समानता से लोकतंत्र सुरक्षित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगी, जब तक सोशल इक्वलिटी नहीं होगी, तब तक जो है
देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। बोले अगर सोशल इक्वलिटी नहीं आई तो इस संविधान के और इस यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तानाशाही में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो क्या आज हम उसी बाबा साहब के शब्दों को साक्षर होते हुए देख रहे हैं? क्या हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है वो एक ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होती जा रही है? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जहां हर व्यक्ति को बराबर वोट का अधिकार है, उससे ये उम्मीद की जाती है कि हर 5 साल वो अपनी मन के हिसाब से सरकार को चुनेगा, और अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो उसको उखाड़ फेंकने का अधिकार उसके पास होगा। इसका मतलब यह है कि देश में अगर 130 करोड़ लोग हैं तो लोकतंत्र 130 करोड़ लोगों का है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा क्यों सुनने में आता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि आज लोकतंत्र सिर्फ एक आदमी के इशारे पर चलता है? वो जो सोचता है मुल्क में होता वही है, और ये पहले भी हो चुका है। जब पहले हुआ तो इस देश के अंदर आपातकाल लगा था, सबने देखा था कि जो मौलिक अधिकार है किस तरीके से खत्म कर दिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। सिर्फ एक शख्स, अगर एक शख्स का मतलब लोकतंत्र है तो फिर लोकतंत्र जिंदा कहां है और भारत का भविष्य सुरक्षित? सपना तो बाबा साहब अंबेडकर ने यह देखा था जब संविधान उन्होंने लिखा कि इस देश का एक एक व्यक्ति, उसकी हिस्सेदारी होगी सत्ता पर, और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग उसके लिए जवाबदेह होंगे। आज कहां है? हम तो ये देखते हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसकी रीढ़ की हड्डी बची हुई है? ऐसी कोई संस्था? जब संस्थाओं के शीर्ष पर बैठे हुए लोग छोटे हो जाएं तो मुल्क सुरक्षित नहीं रहता। जब उनके सामने संविधान के प्रति जवाबदेही खत्म हो जाए और संविधान की रक्षा करने की जगह व्यक्ति विशेष की रक्षा करने लगे तो समझ लीजिए कि मुल्क खतरे में। और आज वो स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मिर्जा साहब ने कहा, जिक्र किया इस बात कि एक तरफ बच्चों को पढ़ाने की बात की जाती है और दूसरा उनके पहनावे के आधार पर उनको शिक्षा से वंचित किया जाता है। आज एक वर्ग विशेष से कहा जाता है कि तुम यहां खड़े होकर पूजा नहीं कर सकते, उससे कहा जाता है कि तुम ये खाना नहीं खा सकते, उससे कहा जाता है कि तुम ये कपड़े नहीं पहन सकते, उससे कहा जाता है तुम यहां जा सकते हो, तुम वहां नहीं जा सकते। क्या यही है भारत का संविधान? ये कौन तय कर रहा है? क्यों तय कर रहा है? ये अधिकार किसके पास है? हिंदुस्तान का संविधान तो ये कहता है कि हमें अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, हम जो चाहें सो खाएं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम कहां बिजनेस करें, कौन सी नौकरी करें, कौन सी नौकरी ना करें, ये मेरा अधिकार है। भारत का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है, इस बात का अधिकार देता है। हम कब कैसे कपड़े पहने ये मेरा पड़ोसी भी नहीं बता सकता, लेकिन आज हमें बताया जाता और हम सुनने के लिए मजबूर हैं। और शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग इन सवालों पर इंटरवीन नहीं करते, उनका इंटरवेंशन नहीं होता। तो क्या माना जाए ये सब कुछ शीर्ष से हो रहा है या नीचे से हो रहा है? अभी आजकल आप रोज कुछ ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसको देखने के बाद आपका सिर शर्म से झुक जाए।
जहां धर्म के चोले में बैठे हुए लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम अपने घरों में नहीं करते, और ऐसे लोगों को हम अपने घरों में नहीं एंट्री दे सकते। वो आज हमारे नुमाइंदे हो गए, वो हमको बताने लगे हैं कि धर्म ऐसे चलेगा और ये धर्म है, और तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। जब ऐसी आजादी ऐसे लोगों को मिल जाए जिनको हम अपने घर में घुसने की इजाजत नहीं दे सकते, जिनको हम अपने ड्राइंग रूम में बैठने की इजाजत नहीं दे सकते, जिनसे अपने बच्चों के इंटरेक्शन की इजाजत नहीं दे सकते, जब वो मुल्क चलाने लगेंगे तो मुल्क सुरक्षित कैसे हो सकता? इसलिए सवाल पूछना पड़ेगा। अभी कहा गया मीडिया की सीमा है, कहां मीडिया? मिर्जा साहब, अगर आपको कहीं मीडिया दिखाई पड़े तो बता दीजिए कि मुझे, मैं तो नहीं खोजता, मुझे तो नहीं मिलता है कहीं मीडिया। सुबह से शाम तक सरकार के गुणगान करती हुई मीडिया जरूर दिखाई पड़ती है। उसका एकमात्र काम यह है, सिर्फ एकमात्र काम, सरकार की तारीफ करना, सरकार के दोष नहीं निकालना, उसका गुणगान करना। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके घरों पे छापे पड़ेंगे, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, आपकी कंपनी को और आपके अखबार को नेस्तनाबूद करने की साजिशें रची जाएंगी। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, यह रोग सिर्फ दिल्ली को नहीं लगा है, यह रोग मुंबई में भी है, यह रोग लखनऊ में भी है, यह रोग पटना में भी है, यह रोग, और यह रोग झारखंड में भी है। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे नहीं है? आप लिख नहीं सकते। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जहां की, अगर आप बाकायदा कहा जाता है कि अगर आपको इतने करोड़ का विज्ञापन चाहिए तो आपको अपने फ्रंट पेज पे हमारी खबर लगानी होगी, और जो हमारे विरोधी विपक्षी हैं उनकी खबर को नई जगह देनी होगी। और जिस दिन आप उस सरकार के खिलाफ अगर आप एक लफ्ज लिखते हैं, उस दिन से आपका विज्ञापन बंद कर दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसे संपादक थे जो खड़े रहते थे, पहले ऐसे अखबार थे जो आज भी हैं, मैं नहीं कहता कि आज नहीं है, आज भी है, कुछ है, लेकिन पहले जहां सैकड़ों की संख्या में थे, आज उंगली पे गिरने लाए। तो जब संपादकों की रीढ़ की हड्डी गायब हो जाए तो मुल्क कैसे सुरक्षित हो? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि जब संपादकों की रीढ़ की हड्डी गायब हो जाए, जब बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों की रीढ़ की हड्डी गायब हो जाए, जब वो पद बड़े हो जाएं और उन पर बैठा हुआ आदमी छोटा हो जाए, तो मुल्क कैसे सुरक्षित रह सकता है? और कैसे बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का हिंदुस्तान हमारे सामने हो? मुझे बड़ा गर्व है कि मैं आज यवतमाल की धरती पर समता पर्व में शामिल हुआ हूं, और इसलिए मुझे इस बात का गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब चुनाव लड़ा तो चुनाव हार गए थे वो, लेकिन क्या इस मंच पर बैठे हुए किसी शख्स को और यहां बैठी हुई जनता में से किसी एक शख्स को मालूम होगा वो कौन सा शख्स था जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को हराया था चुनाव? सबको मालूम है। क्या उसका जिक्र होता है? क्या उसका जिक्र होता है? बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र होता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को जीत हार से उनका नाम नहीं अमर हुआ। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं ये बात कहूंगा तो चुनाव जीत जाऊंगा, एमएलए बन जाऊंगा, एमपी बन जाऊंगा, मिनिस्टर बन जाऊंगा। और बाबा साहब अगर चाहते तो जब तक रहते वो मिनिस्टर रहते कैबिनेट मिनिस्टर। तो उन्होंने कुछ मूल्यों के लिए कुर्बानी दी। वो पद से नहीं जुड़े हुए, पद से उनकी पहचान नहीं थी। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को हराया था, आज उनको कितने लोग जानते हैं? जो हार गए थे, जिनको संसद में जाने के लिए अनुमति नहीं मिली, आज वही लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाया करते थे, आज अपने भाषण में बिना बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिए बगैर आगे नहीं बढ़ते। मैं जानता हूं ये आंसू भी घड़ियाली हैं। ये मत सोचिएगा कि दिल में बड़ी मोहब्बत अचानक पैदा हो गई है इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर उनके मन में कुछ ख्याल पैदा हो, नहीं। ये सारे आंसू घड़ियाली।
इसलिए मुझे मालूम है कि वक्त काफी हो गया और 10 बजे का समय भी है, इसलिए कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मीडिया की कहानी मैं फिर कभी बताऊंगा। मीडिया की जो हालत है, मैं भी उसी मीडिया का हिस्सा रहा। लंबे समय तक मैं भी संपादक के पद पर रहा। आज भी मैं सत्य हिंदी के नाम से अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाता हूं, डिजिटल चैनल है। और धन्यवाद देता हूं टेक्नोलॉजी का कि जो काम पहले 100, 150, 200 करोड़ रुपए में खर्च होते थे, आज हम बहुत छोटी सी पूंजी में उस काम को करने के लिए की कोशिश कर रहे हैं। कामयाब है या कामयाब नहीं है तो एक अलग तरीके का सवाल है, लेकिन यह है कि हां, इस दौर में जो चुप है वो अपराधी है। स्टैंड तो लेना पड़ेगा, या तो इस तरफ रहिए या उस तरफ रहिए, बीच का रास्ता नहीं। जब इतिहास कुर्बानी मांग रहा था तब आप कहां खड़े थे, यह सवाल महत्वपूर्ण। बाबा साहब अंबेडकर चाहते तो आजादी के पहले उस वक्त के युग पुरुष और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से दो हाथ करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन उनको लगा कि नहीं, अन्याय हो रहा है और हजारों साल से अन्याय हो रहा है तबके के साथ, लिहाजा इस मुद्दे को इसको उठाना जरूरी है। और उन्होंने उठाया और उसके लिए उन्होंने कुर्बानियां भी दी। लेकिन उस वक्त ऐसे लोग इस देश के नेता थे जो मूल्यों की बात करते, जो आदर्शों की बात। राजनीतिक मतभेद का मतलब यह नहीं था कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। लोकतंत्र में अगर विचारों के बीच भिन्नता है तो वह स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है, लेकिन अगर भिन्नता के आधार पे अगर दुश्मनी पैदा हो जाए तो उसका मतलब यह है कि उस लोकतंत्र में घुन लग गया है, वो धीरे धीरे अब गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। बाबा साहब अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच का जो द्वंद्व है वो भारत के इतिहास को स्वर्णाक्षरों में लिख देता है। और तमाम प्रतिद्वंदता के बावजूद, तमाम मतभेदों के बावजूद, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और वो महात्मा गांधी के पास गए तो महात्मा गांधी ने कहा कि एक ही आदमी है इस हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान का संविधान लिख सकता, उससे ज्यादा काबिल पढ़ा लिखा आदमी कोई नहीं है, उसको रखो अपनी कैबिनेट के अंदर। तो उनको रखा गया। ये थी भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा में थे, और जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर, उस वक्त बंगाल हुआ करता था, वहां पे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को क्रश करने के लिए, मैं कुछ एक शब्द ऐसा नहीं कह रहा हूं जो इतिहास का तथ्य नहीं है, क्विट इंडिया मूवमेंट को जब भारत, पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ था, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और किस दल के साथ थे, गठबंधन था, उस दल को मुस्लिम लीग कहते हैं, जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे क्रश किया जाए। आज जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, आजादी की लड़ाई में उनका नाम खोजिएगा तो एक शख्स नहीं मिलने वाला, बल्कि शायद मुखबिरों की जमात पे खड़े दिखाई पड़ेंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, देश आजाद हो गया। आजादी के पहले तमाम मतभेद थे वो सब ठीक थे, विचारधाराओं के बीच में टकराव था वो ठीक था, लेकिन आज सबको साथ लेकर चलने का वक्त है। हिंदुस्तान को अगर एक नया हिंदुस्तान बनाना है, अगर एक सपनों का मुल्क बनाना है, तो सारे मतभेदों को भुलाओ और सबको साथ लेके चलो। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो पहली कैबिनेट बनी थी, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उसमें बाबा साहब अंबेडकर भी थे।
क्या आज ऐसा संभव है क्या? क्या ऐसा संभव है क्या? आज जब आप संसद को देखते हैं तो तकलीफ होती है, साफ खेमेबंदी नजर आती है, ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के प्रति नफरत की दीवार खड़ी हो। तो जब मतभेदों को हम दुश्मनी में बदल देंगे, जब सत्ता पक्ष विपक्ष का सम्मान नहीं करेगा, जब विपक्ष सत्ता पक्ष का सम्मान नहीं करेगा, जब सत्ता पत्रकारिता का सम्मान नहीं करेगी, तो फिर लोकतंत्र कैसे सुरक्षित हो सकता है और भारत कैसे सुरक्षित हो सकता है? इसलिए आज मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। मैं नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान का भविष्य बहुत सुरक्षित है, बिल्कुल मैं नहीं कह सकता। मैं उसके एक ऐसी अंधेरी सुरंग की तरफ जाते हुए देख रहा हूं जिसको सुनकर, जिसको सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नफरत की एक ऐसी फसल बोई जा रही है, ऐसा जहर इस समाज के अंदर फैलाया जा रहा है, जहां एक समाज दूसरे समाज के खिलाफ न जाने क्या कुछ कर बैठे, वैसी स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए पत्रकारिता का सवाल तो बहुत छोटा सा सवाल है। पत्रकारिता अपने स्वभाव में एडवर्सेरियल होती है। वो चौथा खंबा है, उसका काम है भौंकना, सरकार की चमचागिरी करना उसका काम नहीं है। और जो चमचागिरी कर रहे हैं वो पत्रकार भी नहीं है। कुछ समय पहले तक जो सरकार के साथ खड़े होते थे उनको दलाल कहा जाता था, आज अफसोस के साथ उनको पत्रकार कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा कि उसका एडवर्सेरियल रोल है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि संसद तो सर्वोपरि, जी हां सर्वोपरि है, तो फिर बाबा साहब अंबेडकर ने जुडिशरी क्यों बनाई? मौलिक अधिकारों का अन्वेषण क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा था कि इस मुल्क के अंदर ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है जब कोई एक नेता इतना बड़ा हो जाए जो अपने आप को मुल्क और अपनी पार्टी से बड़ा समझने लगे, संसद से बड़ा समझने लगे, तब उस पर अंकुश लगाने के लिए जुडिशरी और एक प्रेस की जरूरत होनी चाहिए। इसलिए जुडिशरी का इजाद किया गया, और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, अमेरिका में भी किया गया, जो सेपरेशन ऑफ पावर। और जरूरी नहीं कि जुडिशरी जो है वो चुनी हुई, और चुने हुए लोग अपने आप को कहें कि नहीं वो चुने हुए हैं इसलिए सबसे सर्वोपरि, ऐसा नहीं। तो प्रेस का काम है, पत्रकारिता का काम यह है, मीडिया का यह काम है तो लगातार सत्ता को देखकर भौंकता रहे, और अगर सत्ता सो रही हो उसको जगाने का काम करे, और अगर सत्ता गलत काम कर रही है तो उसको काटने का काम करे। लेकिन आज बहुत कम लोग ऐसे बच्चे जो शायद इस काम करें। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ज्यादा निराश नहीं करना चाहता। अंत में फिर मैं इतनी सी बात कहूंगा, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं आज आपके बीच में आया। इतने ध्यान से, इतने सब्र के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, अनुशासन के साथ। मैं बहुत भावविह्वल हूं, और शायद मैंने इतना अनुशासित क्राउड कहीं नहीं देखा। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी किसी बात से आप लोगों को कोई तकलीफ हो, अगर आपकी इनमें से किसी एक की भावनाएं आहत हो, तो मैं यवतमाल की इस धरती पर आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आभाराचं काम उपाध्यक्ष प्राध्यापक विजय डोंगरे यांच्याकडे देण्याच्या पूर्वी बऱ्याच लोकांना वेळेच्या अभावी डॉक्टर सोना झारिया मीन्स डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सरांना भेटता आलं नाही। 15 मिनिटाचा वेळ त्यांना रिक्वेस्ट करून मागितला आहे। कृपया आपण थोडंसं त्यांना भेटावं। काही लोग मैडम का आपका सत्कार करने के लिए बहुत देहातों से लोग आए थे, वक्त के हिसाब से वो कर नहीं पाए। मी विनंती करेल, उमेश मेश्राम आहेत, डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सरांचं या ठिकाणी स्वागत करतील आभाराच्या नंतर। काही मंडळी आहेत ज्यांना ट्रायबल कम्युनिटीशी बिलॉंग करतात, ज्या संघटनेशी काम करतात, त्यांनी सुद्धा मॅडमला या ठिकाणी भेटावं। 15 मिनिटानंतर या कार्यक्रमाची रीतसर सांगता होईल। मी आभारासाठी या ठिकाणी विनंती करतो प्राध्यापक डोंगरे सरांना।
बन आप अपने कश्ती का नाखुदा ए दोस्त, बुलंद इरादे हाव के रुख बदल देते हैं। बन आप अपने कश्ती का नाखुदा ए दोस्त, बुलंद इरादे हाव के रुख बदल देते हैं। लोग कहते हैं जमाना बदल देता है सबको, लेकिन इंसान तो वो है जो जमाने को बदल देता है। आज के इस समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समता पर्व के मार्गदर्शक एवं महाराष्ट्र के इंडस्ट्री कमिश्नर आदरणीय आयुष्मान हर्षदीप जी कामले सर, आज की प्रमुख अतिथि झारखंड विश्वविद्यालय की इस हालत में, इस स्थिति में एकमात्र आदिवासी महिला कुलगुरु डॉक्टर सोनझरिया मीन्स, जाने माने पत्रकार आशुतोष जी, हमारे पुराने मित्र एवं विदर्भ के अधिवक्ता फिरदौस भाई मिर्जा, उप जिलाधीश नरेंद्र फुलझेले साहब, महाराष्ट्र की जाने माने ज्येष्ठ समाजसेवी डॉक्टर लीलाताई भेले एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवर अतिथियों ने यहाँ पर जो वक्त दिया, उसके लिए मैं समता पर्व प्रतिष्ठान 2022 की ओर से तथा समूचे यवतमाल जिला ही नहीं विदर्भ की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप इसी तरह से दिल की तार झंझनाते रहिए और हम आपको याद करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम। आप देख सकते हैं यहाँ पर जाने माने पत्रकार आशुतोष जी हमारे साथ है और बहुत ही अच्छा भाषण यहाँ पर मार्गदर्शन आशुतोष जी ने किया है। हम सभी आशुतोष जी के फैन हैं, पूरे हिंदुस्तान से उन्हें लोग सुनना चाहते हैं। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं कि आशुतोष जी ने किस तरह अपना यहाँ पर व्याख्यान दिया है, भाषण दिया है। हमारे साथ यहाँ नेर अर्बन बैंक के मैनेजर प्रदीप जी झाड़े सर है, यहाँ पर रिजवान भाई है, इनके साथ आए हैं और बहुत से बाकी लोग हैं जिन्हें हम मिल सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कामले सर है जो इंडस्ट्रियल कमिश्नर है, इनके साथ लोग फोटो खिंचवाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अब देखिए किस तरह से तमाम वक्तागण हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ हुआ है। आप देख रहे हैं JSM जनसंवाद महाराष्ट्र न्यूज़, समता पर्व यवतमाल। स्टेज पहाड़ या मॅडम नक्की नक्की या या रवि सर ऐकला सर, एक फोटो घ्या ना, फोटो घ्या, फोटो घ्या म्हणा, आमचा फोटो घ्या।
मॅडम ते स्टॅच्यू घेतलाय का